पूछेंगे जी हाँ हजूरी तब करना, अभी तक नहीं बोल रही थी तो आवाज सुनी फेमस होगी। चलिए तुम्हारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या? तो पहले आप समझिए फ्लक्स क्या है, ठीक है ना? फ्लक्स कई तरह का होता है। जैसे आपका होता है वाटर, इसी तरह से आपका होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। अब देखिए वाटर फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी वस्तु के द्वारा या किसी बॉडी के द्वारा किसी दूसरे पदार्थ को कितना लिंक किया जा रहा है या वो कितना होल्ड कर पा रहा है, वही उसका क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक पाइप, इस पाइप से मान लीजिए पानी पास हो रहा है और यहाँ मान लीजिए इसके नीचे एक बुकेट है, ठीक है? तो ये पानी इसमें गिरेगा। मान लो कि इस बुकेट की क्षमता 100 लीटर है कि 100 लीटर पानी इसमें आ सकता है, ठीक है? अरे तो बोलो। यस सर। 100 लीटर है तो अब इसमें 100 लीटर पानी क्या होगा? इसमें 100 लीटर पानी आएगा तो हम कहेंगे कि इसका जो फ्लक्स है कितना है? 100 लीटर। 100 लीटर। इस बुकेट का वाटर फ्लक्स कितना है? 100 लीटर। 100 लीटर है। क्यों? क्योंकि ये 100 लीटर पानी को क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है, पकड़ सकता है, इससे ज्यादा इसकी क्षमता नहीं होगी। अब ये जो पानी आ रहा है, अब हमको ये समझना है कि जो फ्लक्स है ये कौन सी क्वांटिटी है, मतलब कौन सी राशि, फ्लक्स कौन सी राशि। तो अब फ्लक्स हमको यहाँ मिलेगा कि फ्लक्स हमको बुकेट में मिलेगा? बुकेट में मिलेगा। बहुत सही। फ्लक्स कहाँ मिलेगा? यहाँ फ्लक्स नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें क्या है? वाटर करंट है, इसमें धारा है, वाटर बह रहा है। तो यहाँ पर फ्लक्स हमको वहां मिलेगा जहाँ ये एकत्र होगा, स्टोर होगा। तो वाटर कहाँ स्टोर हो रहा है? बुकेट में। तो फ्लक्स हमको कहाँ मिल रहा है? बुकेट में। तो हमें यूनिट किसका निकालना है, मतलब क्वांटिटी किसकी निकालनी है? फ्लक्स की। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ जो इसकी राशि होगी ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना? मतलब ये क्या होगा? सदिश राशि होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, ये पानी बह रहा है ना, वाटर करंट है, तो इस वाटर में क्या है? डायरेक्शन है और इसका परिमाण भी होगा, इसका मेजरमेंट भी है, प्लस इसका डायरेक्शन भी है। तो ये जो पानी पाइप से पास हो रहा है ये वेक्टर क्वांटिटी है। बट जो बुकेट में पानी इकट्ठा हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ये वाटर फ्लक्स है। अब इसका कोई डायरेक्शन नहीं, बुकेट के पानी का कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब जो हमारा फ्लक्स है ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि। कौन सी राशि है? इतना तो समझी गए आप। फ्लक्स क्या है और फ्लक्स की मात्रा क्या है, इसको आप समझ गए। अब हम ये देखते हैं कि फ्लक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो अब हम पहले ये देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम इसी तरह से है, इसको आप लिख लीजिए, या समझ में आ गया हो तो इसको रख कर दीजिए। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? जब किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें कोई इमेजिनरी आपने एरिया क्रिएट कर लिया या सरफेस क्रिएट कर लिया, तो उसके लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स कहते हैं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना? ये मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
and we suppose here imaginary surface in this area। हमने मान लिया कि इस एरिया में ये इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक वस्तु। हमने इतना एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया या ठीक, और इस पृष्ठ का हमने टोटल एरिया कितना मान लिया ए, हमको पता नहीं है ना। तो इसमें से ये जितने, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का के बीच में लिया गया है ये एरिया। अब इसमें से ये जो सब गुजर रहे हैं ये सब क्या है, विद्युत बल रेखाएं। ये सब क्या है, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फ्लक्स कितना होगा, आसानी से आप काउंट करके बता सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि इसका फ्लक्स क्या होगा, 9 होगा। तो किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाले या किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की जो माप होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब विद्युत फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है ये भी जानना जरूरी है। मान लीजिए ये बुक है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो फिंगर आपको दिखाई दे रहा है क्या है, वैद्युत बल रेखाएं क्या है। अब ये ऐसे मान लो जा रहा है तो इसमें से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा। अब आप कह सकते हो इसका ये पांचों विद्युत बल, फिंगर को फिंगर मत समझिए, इसको आप ये मान लीजिए कि ये जो फिंगर है ये वैद्युत बल रेखाएं। अब ये जा रही है तो ये सारी बल रेखाएं इससे क्या होंगी, गुजरेंगी। अच्छा मान लो कि इसका पृष्ठ सिर्फ इतना, अब अगर जाएंगी तो कुछ वैद्युत बल रेखाएं इसमें से गुजरेंगी, कुछ नहीं गुजरेंगी। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया पे। यहाँ एरिया ज्यादा था तो टोटल फ्लक्स, टोटल वैद्युत बल रेखाएं इससे लिंक हो रही थी, ठीक है ना। जब एरिया, क्योंकि जब इसको हमने मोड़ दिया तो इसका एरिया क्या हो गया, कम। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है, पूरा लिंक हो रही है, नहीं लिंक हो रही है। लेकिन जब हमने इसको ऐसे पूरा कर दिया अब पूरा लिंक हो रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है, वैद्युत फ्लक्स एरिया पर डिपेंड करता है। हाँ, वैद्युत बल रेखाएं की मतलब वैद्युत बल रेखा नहीं, फ्लक्स डिपेंड करता है किस पे, एरिया पे। क्योंकि जितना फ्लक्स लिंक होगा, सॉरी जितना वैद्युत बल रेखाएं लिंक होंगी फ्लक्स उतना ज्यादा होगा, और जितना वैद्युत बल रेखा कम लिंक होगा फ्लक्स उतना कम होगा। तो एरिया अगर हम बढ़ा देते हैं, जैसे आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब मान लीजिए कि इसमें हमने एक ऐसे छोटा सा एरिया ले लिया, तो आप देख सकते हो इसमें से कितनी वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही है। अब इसको थोड़ा हमने और बड़ा कर लिया, अब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। अब इसको थोड़ा और हम इंक्रीज कर दें तब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या और बढ़ गई, फ्लक्स का मान और बढ़ गया। अब अगर इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें तब और बढ़ जाएगा। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो है, इसमें से जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या और बढ़ जाएगी, फ्लक्स का मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स एरिया पर डिपेंड करता है ना। अगर एरिया ज्यादा होगा तो वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा पास करेंगी, फ्लक्स ज्यादा होगा, और अगर एरिया कम है तो वैद्युत बल रेखाएं कम पास करेंगी, है ना, और उसका फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। अब हम देखते हैं कि फ्लक्स और किन चीजों पे डिपेंड करता है। मान लीजिए ये पृष्ठ है और ये मान लीजिए वैद्युत बल रेखा है। अब ये यहाँ से पूरा लिंक हो रही है। अब इसको हमने ऐसे थोड़ा सा क्या किया, ऐसे क्रॉस कर दिया। अब सिर्फ आप देख सकते हैं सिर्फ दो
सिर्फ दो ही वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से लिंक हो रही हैं, बाकी सब क्या हो रही है, निकल जा रही है। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम कर दे ऐसे तो सिर्फ एक लिंक होगा, और इसको थोड़ा सा और हम घुमा दें तो एक भी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से लिंक नहीं हो रही हैं। अब इसको थोड़ा सा हम घुमाएं तो एक लिंक हुआ, थोड़ा सा और घुमाएं तो दो लिंक हुआ, थोड़ा सा और घुमाएं तो तीन लिंक, चार लिंक हो गया। अब ऐसे कर दिए तो 5 लिंक हो गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा वैद्युत फ्लक्स लिंक तब होगा जब परपेंडिकुलर होगा, लंबवत गुजरेगा। जब लंबवत गुजरेगा तो लगभग सबसे ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं इससे लिंक होंगी। यानी तो ऐसा करना, फिर इस तरह से घुमाना, फिर इस तरह से घुमाना, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और इस पृष्ठ और वैद्युत बल रेखा के बीच क्या बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। यानी फ्लक्स एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो अब ये इस प्रैक्टिकल से दो चीजें निकल के आई कि हमारा जो फ्लक्स फाई ई है ये दो चीजों पे निर्भर होता है। एक होता है एरिया के और एक होता है थीटा। थीटा कौन, थीटा ये हुआ कि जो पृष्ठ है और वैद्युत बल रेखाएं हैं उनके बीच बना, देखिए यहाँ एंगल बन रहा है ना, यहाँ क्या बन रहा है, एंगल। तो ये एंगल और प्लस ये एरिया, इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। अगर लंबवत गुजरेंगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से लिंक होंगी। जैसे जैसे, तो अब हमें एक चीज और यही तुरंत समझ लेना है कि ये थीटा रहेगा तो ये क्या आ गया, टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया। कौन सा रहेगा, साइन रहेगा कि कॉस रहेगा कि टेन रहेगा। तो आप सभी लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है कि अगर दो सदिशों का गुणनफल अदिश होता है तो वहां कास का यूज होता है, इसका यूज होता है, क्योंकि हम जानते हैं एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो सदिश राशि है, और हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी क्या है, सदिश है। लेकिन इन इसका जो रिजल्ट है काई की फ्लक्स ये क्या है, अदिश है। तो इसलिए यहाँ हम किसका यूज करेंगे, cos थीटा का। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि फ्लक्स हमारा क्या है, अदिश राशि, ठीक है ना। तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, cos थीटा का यूज करेंगे। अब हम इसका रिलेशन देखते हैं ये बनेगा कैसे, ये सूत्र की उत्पत्ति कैसे होगी। मान लीजिए कि ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, और इसमें से मान लो कि एक समान इस तरह से, मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम मान लेते हैं, अब इतने का पूरा तो हम एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। अरे एरिया बड़ा भी हो सकता है, एरिया छोटा भी हो सकता है। तो अगर हम मान लें यहाँ पर एक ऐसे छोटा सा ऐसे एरिया हम क्रिएट कर लें इस तरह से, तो इस तरह से इसमें ढेर सारी एरिया होंगी ना, कि नहीं होगा, इस तरह से ढेर सारी एरिया होंगी। ऐसे हम डॉट डॉट लाइन से खींच दे रहे हैं। ठीक, मान लेते हैं कि ये आपका हो गया। अब हमने मान लिया कि ये सब जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, और ये हमने इसको यहाँ से खींच लिया तो इसमें ढेर सारे ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। ये सब क्या है, ब्लॉक। हमने मान लिया एक ब्लॉक का एरिया डीए है, कितना है, डीए है, ठीक है ना, क्योंकि एरिया कम है, क्या है ये, एरिया कम है, तो एरिया क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको हमने मान लिया डीए। क्या मान लिया, डीए। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए टोटल इंटेंसिटी कितना होगा, मतलब इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स ज्ञात करने के लिए आप अभी क्या करते थे, अब इसका फ्लक्स कितना है, अगर इसका फ्लक्स हमें ज्ञात हो जाता है तो या तो हम क्या करें,
यहाँ इसका भी कुछ अपना ई होगा कि नहीं होगा, उसी तरह से इसका भी ई होगा कि नहीं होगा, उसी तरह से इसका भी ई होगा, इसका भी ई होगा, इसका भी ई होगा, इसका भी, इस तरह से सबका अपना ई होगा, अपना अलग अलग इंटेंसिटी होगा कि नहीं होगा, सबका अपना अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, सब सभी ब्लॉक का होगा। तो क्या करोगे आप, या तो इसको सबको आप गिनो फिर जोड़ो, या तो टोटल एरिया में डायरेक्ट ई से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। या तो ई को जितना ब्लॉक है उतनी बार जोड़ो, या तो डायरेक्ट ई का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें किसमें, टोटल एरिया में। यानी कहने का मतलब है इसको प्राप्त करने के लिए, इसके रिलेशन को प्राप्त करने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, जोड़ना का मतलब गणित की भाषा में समाकलन का, इंटीग्रेशन का। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं टोटल एरिया हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, एक ब्लॉक का हमने कितना माना, डीए माना, ठीक है ना। एक ब्लॉक का एरिया हमने क्या मान लिया, डीए मान लिया, ठीक है ना। अब जब आप इसका, ये आपका क्या बन के आया, डी फाई, क्या बन के आएगा, डी फाई ई बन के आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब एरिया इसका छोटा है और जब इसका टोटल, जब आप इसका समाकलन करोगे, इसका समाकलन करने का मतलब ये सारे ब्लॉक जो है, इन सारे ब्लॉक को जब आप ऐड करोगे, ठीक है ना, जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद में जब इसको आप इसको तोड़ोगे तो ई डी ए क्या हो जाएगा, cos थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि समाकलन किसका हम कर रहे हैं, एरिया का, समाकलन किसका कर रहे हैं, एरिया का। तो ये बराबर हो जाएगा। अच्छा देखो, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनका समाकलन नहीं होता है, तो ये समाकलन इसका नहीं होगा, समाकलन इसका नहीं होगा, तो ई cos थीटा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेट आप क्या बचेगा, डीए। अब जब डीए 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 कुल जोड़ेंगे तो कुल किसके बराबर होगा, टोटल एरिया हमने क्या माना है, ए, टोटल एरिया क्या माना है, ए। अब ये का हमने क्या माना, डीए। अब ये डीए, इसका भी डीए, इसका भी डीए, इसका भी डीए, इसका भी, टोटल डीए को जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, एरिया के। तो हो जाएगा ई डॉट कॉस थीटा डॉट ए, यह हो गया ई ए कॉस थीटा। तो ये क्या बराबर हो गया, आई रहे टोटल हो गया, ठीक है ना। ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा कितना, आई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग लिख ही चुके हैं। तो इसके बाद में अब हम देखते हैं फ्लक्स का मात्रक एवं फ्लक्स की विमा, फ्लक्स का मात्रक एवं फ्लक्स की विमा, ठीक है ना। तो यहाँ फ्लक्स का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक, यही ना, ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक, ठीक है। तो चूंकि इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है, चूंकि E इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू, पढ़े हैं ना। तो एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्यू का मात्रक कूलम। तो E का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, जाएगा न्यूटन, चलिए न्यूटन बाई कूलम लिख देते हैं, ठीक है ना, न्यूटन बाई कूलम इनटू ए का मतलब क्या होता है, एरिया। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को भी किसमें मापते हैं, और चौड़ाई को भी, तो मीटर का मल्टीप्लाई मीटर में क्या आएगा, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका जो निकल के आया मात्रक, ये हो गया न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, पर
कूलाम, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन एम स्क्वायर सी इनवर्स, ठीक है ना। अब इसके बाद में हमें इसका क्या निकालना है, बीमा निकालना है, फ्लक्स की बीमा, फ्लक्स की बीमा, फ्लक्स की बीमा, फ्लक्स की बीमा। तो फाई ई की बीमा बराबर क्या होगा, बराबर होगा ई की बीमा गुणे ए की बीमा। अब बीमा जानते हो, बीमा लिखते समय हम क्या करते हैं, इसको बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ई की बीमा की जगह पे लिख सकते हैं एफ की बीमा, है ना, अपान क्यू की बीमा, क्यू की बीमा इंटू ए की बीमा। तो एफ की बीमा क्या होती है, एम एल टी इनवर्स 2, है ना। या आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, यह बराबर होता है एम इंटू ए, एम का मतलब मास का एम हो जाएगा और ए का होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी ये हो जाएगा एल टी इनवर्स 2। तो यहाँ से निकलेगा एम एल टी इनवर्स 2, तो हो गया एम एल टी इनवर्स 2, ये हो गया किसकी बीमा, बल की। अब देखो क्यू, चूंकि देखो चूंकि Q इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी, होता है ना। तो आई का मतलब एम्पियर, ए हो गया, टी भाग टाइम तो टी हो गया, 80, ये हो जाएगा 80, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 80। और ये जो ए है ये एक बार एरिया है, तो एरिया का मतलब क्या, मीटर, मीटर, मीटर का मतलब दूरी, दूरी का मतलब यल, लेंथ होगा, तो हो जाएगा यल इंटू यल, मतलब लंबाई के लिए भी यल और चौड़ाई के लिए भी यल, ठीक है ना। तो ये हो गया यम, देखो 1 पावर यहाँ है, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो हो जाएगा यम यल 3, ठीक है ना। और हो जाएगा टी इनवर्स 2 बाई 80 इक्वल टू हो जाएगा यम यल 3 टी इनवर्स टी। अब देखो ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये -1 होगा और ये -2 है, तो हो जाएगा -3, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स, ठीक है ना, ए इनवर्स, ठीक, समझ में आ गया। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, लिख लीजिए। और आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय।